अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ कर बाय अरीज राव का थर्ड एपिसोड लेकर। तो अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। सुनो, मेरे साथ चलोगे सिया सफ़ेद और सुर्ख दुनिया में, ऐसी दुनिया में जहाँ तुम देखोगे खून से तरचंद आखिरी सांसें भरते हवस हयात पर कुर्बान हो जाते प्यादे, नाक की सीध में चलते हुक्म के ताबेदार, उठी गर्दन वाली खून की प्यासी मलका सल्तनत, सुर्ख दायरे में बेबस खड़ा शहंशाह शतरंज, फिर बिसात उल्टेगी, शयमात देने वाले शिकस्त खाएंगे और मलका मरवा लेने के बावजूद शहंशाह शतरंज फाते ठहरेगा। आगे से तो हटो। वो दोनों इस वक्त होटल के कमरे में मौजूद पहेली को सुलझाने में सरगर्दा थे, या फिर यूं कहा जाए कि सिर्फ जहांगीर दिलावर ही सर तोड़ कोशिश कर रहा था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐश साहिबा सुकून से चॉकलेट केक खाती 5 स्टार होटल के कमरे में लगी पड़ी सी एलईडी पर नेटफ्लिक्स खोले कोई कोरियन सीजन देखने में इस कदर मसरूफ थी कि जहांगीर दिलावर के एकदम स्क्रीन के सामने आने पर बुरी तरह झुंझलाई थी। ऐश मिकाइल मदद नहीं कर सकती तो कम से कम स्पीकर को बंद कर दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। उसने पहली ना सुलझा पाने का सारा गुस्सा उस पर उतारना चाहा। मैं एहसान नहीं करती, वो मुस्कुराकर बोलती उसे मजीद आग लगा गई। बिल्कुल, एहसान करने के लिए एहसान करने लायक हैसियत का होना जरूरी है। वो भी लैपटॉप की स्क्रीन जोर से मारते पूरे तरीके से लड़ाई के मूड में आ चुका था। चलो, काम तो नहीं हो रहा था, उससे लड़कर थोड़ा मूड ही फ्रेश हो जाता। मतलब क्या है तुम्हारा हैसियत से जहांगीर दिलावर? कौन सा नेटफ्लिक्स और कौन सा सीजन? ऐश मिकाइल गायबाना तौर पर अपने बाजू ऊपर को मोड़कर लड़ने को तैयार हो चुकी थी। मतलब साफ है ऐश जहांगीर, लेकिन चूंकि तुम्हारे पास अकलनामे में शय नापेद है तो दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा गया। लुक हु इज टॉकिंग, वो नाक पर से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में बोलती चॉकलेट केक की प्लेट वापस उठा चुकी थी। क्या तुम पागल होने के साथ अंधी भी हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा जहांगीर दिलावर इंटरनेशनल चोर एक जहीन शख्स बात कर रहा है? वो भी अपने कॉलर अकड़ाने के से अंदाज में गर्दन और ऊपर खींच गया। मेरा मानना है कि इंसान कुत्ता पाल ले, बिल्ली पाल ले, बल्कि ऐसा करे मगर मच पाल ले, मगर खुशफहमी ना पाले। जहांगीर दिलावर, वो उसकी तारीफों पर नाक चढ़ाकर बोलती हुई जहांगीर दिलावर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी, जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। मोट पल में खुशगवार हुआ था। और मेरा मानना है कि एक वक्त में एक ही पेट पालना चाहिए, और मैं ये ऑलरेडी मुसीबत अपने सर ले चुका हूँ। वो सरता पैर उसे देखता, आंखें चिपक चिपक कर बोलता। ऐश मिकाइल को किस कदर जहर लग रहा था ये उसका लाल बबू का चेहरा बताने के लिए काफी था। तुम तुम मुझे पेट बोल रहे हो जहांगीर दिलावर? वो उछल ही तो पड़ी थी। मैंने कहा ना, मरने का इरादा ना हो तो कम से कम ऐश मिकाइल की खूबसूरती पर कोई उल्टा सीधा कमेंट ना ही किया जाए तो बेहतर है। सोच सोच की बात है ऐश मिकाइल, हालांकि मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। उसने ऐश के तपते अच्छे खासे चेहरे को हिज उठाया था। नकली चोर, तुम पेट, तुम्हारा पूरा खानदान पेट, तुम्हारे बच्चे पेट, तुम्हारी बीवी भी पेट। वो उसकी जबान निकाले बोलती छोटी सी बच्ची मालूम होती थी। ये तुम्हारी सुई आकर मेरी बीवी पर ही क्यों अटकती है? इस बार लबों के साथ आंखें भी मुस्कुराई थी, एक जहां आबाद हुआ था उन सुरमई आंखों में। तो क्या जहांगीर दिलावर के दिल ने भी ऐश मिकाइल के हक में गवाही दे डाली थी? क्योंकि मुझे उससे हमदर्दी है। 6 फुट की मुसीबत जो नसीब में लिखी जा चुकी है उसके। ऊपर से लेकर नीचे तक उसका मुकम्मल मुआयना करते हुए उसके लंबे कद पर चोट की गई थी। मुझे भी? वो सर हिलाकर बड़े अफसोस से कहता हुआ उसके हाथ से केक की प्लेट उचक चुका था। केक दो मेरा वापिस। उसकी बस हो चुकी थी। सारी दुनिया को उंगलियों पर नचाने वाली ऐश मिकाइल के जब्त का पैमाना अब्रेस करने वाला जहांगीर दिलावर था। बहुत अच्छे, ले लो। वो मुस्कुराकर उसकी इस्तेमाल की हुई चम्मच से ही केक खाता प्लेट उसकी जानिब बढ़ा गया। तुम ही खाओ इसे, वो नाक चढ़ाकर कहती हुई उसके हाथ से लैपटॉप खींच चुकी थी। ओके, वो कंधे उचकाकर कहता, अब खुद भी वही कोरियन सीजन देखने में मसरूफ हो चुका था, जबकि ऐश मिकाइल एक नोटपैड पकड़े उस पर मुसलसल कलम की नोक घसीट रही थी। जहांगीर दिलावर ने उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करने की गर्ज से आवाज थोड़ी और ऊंची कर दी। आवाज आहिस्ता करो जेडी। पहले पहल तो बर्दाश्त किया, लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हुई तो उसके बुलंद चीखने सी आवाज गूंजी थी, और उसने शराफत का आला सबूत देते हुए वाकई आवाज आहिस्ता कर दी थी। ब्लड शेडिंग गोल्डन आई, पूरा इंटरनेट छान चुकी हूँ मैं, हर वेबसाइट, हर प्लेटफॉर्म। इस जुमले का कोई मतलब नहीं मिला अभी तक। नोटपैड आंखों के सामने किए, जिस पर हर तरह से उस कोड को क्रैक करने की कोशिश की गई थी। वो कह रही थी, जहां तक मेरा ख्याल है ये कोई जगह होगी। वो आराम से बोलता चॉकलेट केक का आखिरी चम्मच मुंह में रखते हुए संजीदा हो चुका था।
और वो यकीनन हमसे मोहर जाता है तो वो हमें या सुनसान जगह पर बुलाएगा या। उसके जुमले के आखिर में वो दोनों ही चौंके थे। ऐश, इस वक्त लाहौर में जितने भी होटल, रेस्टोरेंट, कैफे हैं सबकी एक लिस्ट बनाओ। वो सोच सोच कर बोल रहा था। उनको क्लू मिल चुका था। रेड टियर होटल। वो दोनों जो लैपटॉप पर झुके हुए थे एकदम चौंके। खून छलकाती सुनहरी आंख, मतलब लाल आंसू। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ा रहे थे। ओ खुदाया, वो कुछ हद तक इस अजीबोगरीब जुमले का मतलब ढूंढ चुके थे। लेकिन यहाँ पर सुनहरी यानी गोल्डन का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। इस बात का क्या मतलब हुआ? उन दोनों ने फौरन एक दूसरे को देखा। अगर तुम दूसरों को कम अक्ल होने के ताने देने के बजाय अपनी कम अक्ली पर मातम करते तो ये पूछने की नौबत ना आती। वो अभी भी तंज करने से बाज नहीं आई थी। तुम बता दो, उसने उसे जताती नजरों से देखा। जब सूरज मशरिक से निकलकर जवाल का वक्त खत्म होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ बढ़ता है तो बिल्कुल गुरूब आफताब से थोड़ा पहले सूरज की रोशनी की रंगत सुनहरी हो जाती है। मुख्तसर ये कि हमें रेड टियर होटल में शाम के वक्त जाना है, गुरूब आफताब से पहले। पूरी तफसील देने के बाद उसने उसे मानते हो ना फिर वाली नजरों से देखा और मुकाबिल ने मुतासर होने के बावजूद भी कहकर सर झटका। उनकी उलझन सुलझ चुकी थी। अब उनकी अगली मंजिल का तयन होना था। देखना यह था कि अब क्या वो किसी नई पहेली की जाने बढ़ने वाले थे या ऐश मिकाइल और जहांगीर दिलावर के रास्ते जुदा होने वाले थे। अगली बार इस शख्स ने कोई पहेली दी ना, मैं इसका सर फाड़ दूंगी। ये ऐश मिकाइल की बड़बड़ाहट थी जो उस पर इसरार इंसान की पहेली सुलझा सुलझा कर तंग आ चुकी थी। उसके ऑफिस में लगी काली घड़ी की मुसलसल मुतहरिक सुइयां 1 बजा रही थी और वो गायब दिमागी से एक केस की फाइल पर झुकी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो दिमागी तौर पर वहां मौजूद होती तो कुछ सोच या ढूंढ पाती। दिमाग तो असियत भरी माजी को कुरेदने में मसरूफ था। वो जख्म जिनको कभी ना कुरेदने के लिए वो कहीं पीछे छोड़ाई थी, वो जख्म उधेड़ने पर तला हुआ था। बंद हो चुके बाप को दोबारा हवा दे रहा था। एक तो इस दिमाग का कुछ नहीं हो सकता था। वो खुली आंखों के सामने कभी अंधेरे में कड़कती बिजली और धुआंधार बारिश में बेड के नीचे छुपी दोनों बाजू अपने घुटनों के गिर्द लपेटे सर घुटनों पर टिकाए हुए एक 6 साला बच्ची देखती थी जिसके बाहर बादल के गरज के साथ चीखें भी गूंज रही थी। तो कभी सारी सारी रात अकेली बखार के हिद्दत में तड़पती 5 साला बच्ची को सिसकियां भरते देखती। काश तुम उस वक्त नेमल कमाल की आंखों में हलकोरे लेते हुए दुख को देख पाते। ये माजी किस कदर अजियतनाक होता है, ये कोई नेमल कमाल से पूछता। वो सर झटक कर उठती, अपने ऑफिस में मुल्हका वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बाहर निकली तो पानी के चमकते कतरे कमरे में मौजूद हर शय को उसका चेहरा देखने पर मजबूर कर रहे थे। खुदा बख्श। ऑफिस में मौजूद बेल को प्रेस करते ही खुदा बख्श बोतल की जिन की तरह हाजिर हुआ था। यस मैम। होशियार खड़े होते ही सलीके से वर्दी जेब तन किए हाथ माथे तक ले जाते हुए सैल्यूट किया। यह डिसिप्लिन भी जल्लाद साहिबा की मरहूम मिन्नत था। खुदा बख्श, जीप निकालो 5 मिनट के अंदर अंदर। असली हुक्मिया अंदाज और लहजा, लेकिन उसके अंदाज में तज़हीक का अंसर कभी भी नहीं पाया जाता था। बेहतर मैम। वो सर को खम करता एक बार फिर सैल्यूट करता जा चुका था। उसने एक गहरी सांस लेते खुद को आंखें मीच कर पुरसुकून करना चाहा, जो तकरीबन नामुमकिन ही था। आपका काम हो गया। ये एफपी की आवाज़ थी। वो अपने मुकम्मल काले रंग व रोगन वाले कमरे, जिसकी दीवारें मुकम्मल तौर पर नोटपैड्स और प्रिंट आउट से भरी पड़ी थी, में मौजूद काली ही बेडशीट से मजीन बेड पर लैपटॉप गोद में रखे किसी को ईमेल पर चंद तस्वीर भेजते हुए फोन को कान से लगाए हुए था। जबरदस्त। कुछ लम्हे की तवक्कुफ के बाद फोन के उस पार से मुस्कुराती हुई आवाज गूंजी, गोया मुकाबिल शख्स को उसका काम पसंद आया हो। अब क्या करना है? एफबी बेतासुर से लहजे में पूछ रहा था। करना क्या है, हमने बदनामी चुनी थी, वही करनी है। इस बार उस तरफ से किसी औरत की आवाज गूंजी थी। कब तक? औरत की आवाज सुनते वो बुरी तरह चौंका था। चंद सातें लगी थी उसे वापस नॉर्मल होने में। आज जुमरात है और आने वाले पीर की सुबह जब मैं उठूं तो सोशल मीडिया पर कोहराम मचा होना चाहिए। फिर से उसी औरत की आवाज गूंजी। काम हो जाएगा, लेकिन इतवार के शाम मेरे अकाउंट में बकिया 5 लाख आ जाने चाहिए। वो पुरसुकून सा बोलता लैपटॉप की स्क्रीन बंद करता कॉल काट गया था। कमरे पर जगह जगह नसब प्रिंट आउट्स ने घुंघराले लंबे बाल वाले लड़के को वॉशरूम में दाखिल होते देखा। उसने जीप में बैठे बैठे ही नजरें उठाकर 3 मंजिला खूबसूरत घर को देखा, जिसके बाहर बख्तावर विला की तख्ती नसब थी। घड़ी 1:30 बजा रही थी। अब यह शाहिद कमाल का खौफ था या उनका एहतराम
वो अब्बा के मुकर्ररा वक्त पर पहुंच चुकी थी। उसने सर झटक कर एक बार फिर अपने चेहरे के तसव्वुर सपाट बनाते काले बड़े से गेट के पास जीप रोकते हॉर्न पर हाथ रखा था। वो किसी भी पुलिस प्रोटेक्शन के बगैर आई थी। गो के ये उसके लिए खतरे का बास था, क्योंकि वो चंद ही दिनों में शहर में अपने अनगिनत दुश्मन बना चुकी थी। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि वो अपना ख्याल रखना जानती है। अलबत्ता जैन कमाल को इस बारे में उससे इख्तलाफ था। बड़े से सिया गेट के वहाँ होने पर वो जीप अंदर बढ़ाती। गैराज में जीप रोकती हुई नीचे उतरी थी। काली ड्रेस पैंट, उस पर काली ही शर्ट जेबतन किए, काले लॉन्ग बूट्स, उस पर हल्के भूरे रंग का लॉन्ग कोट पहने, एक बाजू पर पर्स लटकाए, वो लोन को अबूर करती हुई विला के दाखिली दरवाजे तक पहुंची थी। सामने ही बख्तावर खान, जो उसके इंतजार में बाहर ही खड़े थे, पुरजोश से उसके जानी बढ़े। अस्सलामुअलैकुम। उनके खुले बाजू को देखते उन आंखों में कौन कौन से गम ताज़ा हुए थे। उनके खुले बाजुओं को दरगुजर करते वो उनके आगे अपना सर झुका गई थी। लाख गुस्सा, नाराजगी, बेजारी सही, लेकिन वो नेमल कमाल के बाप थे। उनसे बदसलूकी की गुस्ताखी वो मरकर भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ बातों में वो वाकई बेबस थी। वसलाम, खुश रहो। वो उसके सर झुकाने पर ही खुश थे। उनके लिए ये भी काफी था। आओ अंदर चलो, खाने पर सब इंतजार कर रहे हैं। उनकी खुशी उनके लहजे से लग रही थी। जी। वो उनके तलकीद में अंदर वसी लाउंज से गुजरती शीशा में के डाइनिंग टेबल की जानी बढ़ी थी। बैठो नेमल। वो उसके लिए अपने बाएं हाथ वाली कुर्सी खींचते खुद सरबराही कुर्सी संभाल गए थे। सरबराही कुर्सी के दाएं जाने बैठी एक पठानी नैन नकुश वाली कम अज कम 50 साल की औरत, और उनके साथ पैंट कोट जेब तन किए मुसलसल फोन पर मसरूफ बैठा पुरकशिश मर्द, जिसके नैन नकुश काफी हद तक नेमल कमाल जैसे थे। वो गालिबन उसका सौतेला बड़ा भाई था। और उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठी 17 साल घुंघराले बालों वाली खुश शक्ल सी लड़की, वो एक नज़र में उनका जायजा ले चुकी थी। कहने को ये उसकी फैमिली थी, लेकिन उनमें से उसे अक्सर के नाम भी मालूम ना थे, और ना उसने कभी जानने की कोशिश की। नेमल, अपनी माँ से मिलो। उन्होंने बहुत सोच समझकर लफ्ज़ों का चुनाव किया था। मेरी माँ मेरी पैदाइश पर मर गई थी। वो तमीज़ का दामन थामे हुए ही उनकी बात काट गई थी और वो लब भीज गए थे। सलाम मिसेस बख्तावर। वो सर हिलाने के साथ साथ मुंह से भी सलाम कर गई थी, जिसके जवाब में उन्होंने भी सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। यह बड़ा भाई है तुम्हारा, फारिस बख्तावर। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को याद रखा होगा। उन्होंने तारुफ करवाने का सिलसिला जारी रखा। नहीं, मुझे नहीं याद। वो उसी फोन पर झुके चेहरे को देख रही थी कि फारिस बख्तावर ने सर उठाया। दोनों की आंखें मिली थी, एक सी भूरी आंखें और उनमें मौजूद एक सी तपिश। याद वो रहते हैं जिनको दिमाग याद रखना चाहे बाबा, और मेरे दिमाग से उनका चेहरा महू हो चुका था। अस्सलामुअलैकुम नेमल कमाल बख्तावर। वो एक ही जुमले में सलाम, तंज, झूठ तीनों बोल गया था। आह, वो दोनों नकुश के साथ आदतों में भी एक जैसे थे। अल्लाह खैर। याद उनको रखा जाता है जो याददाश्त में रहने के काबिल हो। वसलाम फारिस बख्तावर खान। वो दूबदू जवाब देती उसकी आंखों में अपनी आंखें मजीद गाड़ गई। फिर दोनों ने साथ सर झटक कर नजरें हटा ली। अलबत्ता बख्तावर खान ने मुस्कुराहट दबाई थी। और ये तुम्हारी छोटी बहन है हुरब बख्तावर खान। उन्होंने गला खंगार कर सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। अस्सलामुअलैकुम आपी, मेरा नाम हुरब है, लेकिन सब मुझे प्यार से हुर कहते हैं। उस मुस्कुराती प्यारी लड़की से नेमल ने बेसाख्ता अपना मुआवजना किया था। फिर अपना सर झटका। नहीं, वो हासिद नहीं थी। उसको जिससे उसके रब ने नवाजा था वो काफी था उसके लिए। वालेकुम अस्सलाम। और मैं तुम्हें हुरब ही पुकारूंगी, वो नॉर्मल अंदाज में कहती नजरों का रुख वापस फारिस बख्तावर की तरफ कर गई, जो उस पर ही आंखें टिकाए हुए था। फाइक बख्तावर कहाँ है? उन्होंने कदरे झुककर अपनी बीवी को मुखातिब किया था। अंदाज में गुस्से का अंसर भी काफी हद तक मौजूद था। कमरे में। वो इससे पहले जवाब देती कदमों की आवाज पर खामोश हो गई। फाइक बख्तावर यहाँ है बाबा। वो लंबे घुंघराले बालों और सहीन आंखों वाला लड़का हल्का सा मुस्कुराता डाइनिंग हॉल में दाखिल होता बेतकल्लुफ सा नेमल कमाल के साथ वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। नेमल कमाल का चेहरा देखकर वो चौंका जरूर था, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए कंधे उचका गया। सलाम एएसपी साहिबा। आप यकीनन मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं वसूख से कह सकता हूँ कि आप बहुत जल्द मुझे जान जाएंगी। वो शौक चंचल दिखने वाला लड़का उसकी तरफ गर्दन घुमाए बोलता सर वापस सीधा कर गया। तुम गालिबन फाइक बख्तावर हो। वो उसके मुंह से उसका नाम सुन चुकी थी। मेरा नाम मुझे जानने के लिए काफी नहीं है एएसपी साहिबा। वो धीमा सा मुस्कुराया था। उससे अपनी बड़ी बहन अच्छी नहीं, लेकिन ठीक जरूर लगी थी। नाम से ज्यादा जानने की तमन्ना भी नहीं है फाइक बख्तावर।
वो संजीदगी से कहती आंखें फेर गई। आप जल्दी तमन्ना करने वाली हैं, ये वादा है फाइक बख्तावर का आपसे। वो खासे यकीन से कहता बगैर किसी का इंतजार किए खाने की तरफ हाथ बढ़ा गया। उसकी देखा देखी सब खाना शुरू कर चुके थे। बख्तावर खान वक्फे वक्फे से उसकी प्लेट में कुछ न कुछ डाल रहे थे। आप ही आर यू इंगेज्ड? खासा गैर मतवक्का सवाल था। उसने बेसाख्ता ही नजरें उठाकर होरब की जानिब देखा। डोंट टेक मी रोंग, मैंने बस वैसे ही पूछ लिया। सबको खुद की तरफ देखते पाकर वो बेसाख्ता मिनमिनाई थी। एक बार फिर खामोशी छा गई थी। कहाँ कयाम पजीर हो नेमल? वो खाने से हाथ खींच चुके थे और उसको देखते बख्तावर खान ने भी प्लेट पीछे खिसका दी। सरकारी घर में? वो उनके सवाल का मतलब जानकर भी अनजान बनी रही। जब अपना घर मौजूद है तो कहीं और रहने की क्या जरूरत? वो ठहर ठहर कर बोल रहे थे। अपना घर? आम सा अंदाज था, लेकिन इस एक सवाल पर खाने में मसरूफ बाकी तमाम नफूस के हाथ थमे थे। ये तुम्हारा घर है नेमल बख्तावर खान? अब की बार वो जरा रौब से बोले थे। मेरा घर कभी नहीं था ये बाबा, न आज न आज से 25 साल पहले। उसने हत्तल मकदूर कोशिश की थी कि उसकी आवाज ऊंची न हो। मेरी गलती है नेमल पर, वो शर्मिंदा से बोल रहे थे। आपकी गलती ने मुझसे क्या कुछ छीना है, आप सोच भी नहीं सकते। नेमल से उनका शर्मिंदा लहजा भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। जैसे भी थे बाप थे, और बाप भला कब बेटियों के सामने शर्मिंदा अच्छे लगते हैं। अपना घर ना सही अपने बाप का घर समझ कर ही रह लो, मुझे खुशी होगी। वो सर उठाए नजरें झुकाए कह रहे थे। वही नेमल कमाल वाला अंदाज। मेरा घर थाने के करीब पड़ता है। वो जैसे उनको वजाहत दे रही थी। वो ना चाहते हुए भी मान गए थे। मेरी नाकस इतलात के मुताबिक यहाँ और वहाँ एएसपी नेमल बख्तावर खान के ऑफिस का फासला एक जितना ही है। फारिस बख्तावर पानी के घूंट भरते हुए बोलता। एक बार फिर उसकी आंखों में आंखें गाड़ गया। नेमल कमाल, एएसपी नेमल कमाल कहते हैं मुझे। कमाल पर अच्छा खासा जोर दिया गया, गोया मुकाबिल को अपने असल नाम से आगाह किया गया हो। बेहतर नेमल बख्तावर खान। वो मासूमियत से कंधे उसकाकर बोलता। नेमल कमाल का ही भाई मालूम होता था। मैं इजाजत चाहूंगी, अब मेरी मीटिंग है सीनियर ऑफिसर्स के साथ। अपने मेल वर्जन को सिरे से इग्नोर करते हुए जाने की घर से बोली। उसके जाने की बात पर ना जाने क्यों फारिस बख्तावर का चम्मच मुंह तक ले जाता हुआ हाथ और दिल दोनों रुके थे। अभी तो आई थी नेमल, ये क्या आना हुआ? बख्तावर खान उसकी उजलत पर खफा मालूम होते थे। मेरा जाना जरूरी है। वो एक नज़र सब पर डालकर खड़ी हुई। अपना ख्याल रखना। वो उसे रोकने की चाह के बावजूद भी उसे नहीं रोक पाए थे। अल्लाह हाफिज। वो एक नज़र सब पर डालकर एक बार फिर उनके आगे सर झुका गई थी। बख्तावर खान की आंखों में नमी चमकी थी। किस कदर आला ज़रफ़ थी नामल कमाल। एक आखिरी नज़र खाने के साथ भरपूर इंसाफ करते अपने दोनों भाइयों पर डालकर वो जाती जाती मुड़ी। आई एम नॉट एंगेज्ड हुरब। वो एक नज़र हुरब के पुर मुसर्रत चेहरे को देखती बाहर की जानी बढ़ गई थी। तुम्हें पक्का पता है यही जगह है? जमाइले से पूछा गया। पूरा दिन उसको घर के कामों के पीछे ख्वार करवाने के बाद मोमिन मुराद की नाराजगी काफी हद तक कम हुई थी। यही जगह है। वो लोग इस वक्त कैफे गोल्डन पेल के बाहर मौजूद थे। कैफे कुछ खास बड़ा ना था और न ही ज्यादा रश था। एक्सक्यूज मी। वो कैफे काउंटर की जानी बढ़ा। कुछ कुछ कैंटीन सा कैफे था। ये कस्टमर को खुद काउंटर पर अपना ऑर्डर प्लेस करवाना पड़ता था। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? शाइस्ता अंदाज में पूछने वाला वो कैफे की वर्दी में मलबूस 25-26 साल नौजवान था। अमानत? एक लफ्जी सवाल। सर इस तरफ। और एक जुमले पर मुश्तमिल जवाब। शुक्रिया। वो एक नज़र उस बारिस्ता को देखकर मोमिन को साथ आने का इशारा किए उसके बताए हुए रास्ते की तरफ बढ़ गया, जो मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था। यहाँ तो कुछ भी नहीं, वो खुद से ही बड़बड़ाया था। जैन भाई, मैं बता रहा हूँ तुझे, मुझे ये जगह मशूक लग रही। आ अभी जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था, किसी ने बहुत बेदर्दी से उसके गर्दन पर बंदूक की नाल रखी थी। क्या चाहिए? जैन कमाल चौंका नहीं था। वो जानता था यही कुछ होने वाला है। मेरे साथ चलो, भारी सी आवाज गूंजी। यार कमाल बनाकर ले जाना है तो मैं जंग को तरजीह दूंगा। गोया उसको गन हटाने का हुक्म दिया हो। चलो। वो गन हटाकर अक्खड़ से लहजे में कहता आगे बढ़ गया। वो कैफे की पिछली तरफ सुनसान सा बना कोई स्टोर रूम था जहां वो उन्हें लेकर आए थे। चेकिंग करो इनकी। ये वहां मौजूद तकरीबन 12-13 गुंडों के सरबराह की आवाज थी। हमने कहा था यरगमाल बनाओगे तो ताश को मुख्तलिफ पाओगे तुम। ये मोमिन की आवाज थी, जिसको अपने ताश होने का कवर कायम रखना था। यही वजह थी कि वो वहां मौजूद था। नहीं तो? उसी सरबराह की आवाज थी जिसे अपनी ताकत पर काफी गुरूर था।
नहीं तो तुम बिला वजह मुल्कुल मौत को मिस्ड कॉल मारोगे। ये भी ताश बने मोमिन की आवाज थी। वो एक बार फिर पटरी से उतरा था। जैन कमाल की एक जानदार घोड़ी ने उसे वापस ताश की तरह के तसुरात बनाने पर मजबूर किया। सख्त, संजीदा, सपाट और सर्द। हा हा हा, मैं तो डर गया। एक बेढंगा सा कहका लगाया था उस बेढंगे से शख्स ने, और जैन कमाल की तरफ कदम बढ़ाए थे। इससे पहले कि वो जैन कमाल की जैकेट की तरफ हाथ बढ़ाता, वो उसका हाथ जकड़ चुका था। बड़ी मुश्किल से जैन कमाल ने अपने हाथ को उठने से रोकने के लिए मुट्ठियां भींची थी, वरना खुदा गवाह था हाथ में खारिश बड़ी शिद्दत से हुई थी। हाथ इतने काबू में रखो कि काटते वक्त एक पल को मुझे दुख हो। हाथ वापस झटक कर उसके कंधे से धूल उड़ाई थी। तेरी तो। उसने तेज में आते हाथ उठाया था, जिसे एक बार फिर जैन कमाल पकड़ चुका था। हाथों के साथ जुबान भी कंट्रोल में नहीं है तुम्हारी। बदतमीजी पसंद नहीं मुझे। वो उसका हाथ मरोड़कर उसके कमर के साथ लगा गया। वो वजूद फड़फड़ा कर रह गया। छोड़ो मुझे। वो छटपटाया था। लो, छोड़ दिया। वो उसको पीछे की तरफ धक्का दिया, हाथ जींस की पॉकेट में डाले इत्मीनान से नीचे गिरे वजूद को देख रहा था, जबकि बाकी तमाम नफूस खड़े उन दोनों का तमाशा देख रहे थे। ठा ठा ठा। इससे पहले कि नीचे गिरा वजूद उस पर तानी हुई गन से गोली चलाता, वो अपनी पुश्त से पिस्टल निकालकर उसके सीने में अपनी गन की 3 गोलियां उतार चुका था। उसके इस अमल से वहां हलचल मची थी। उन पीछे 11 रह चुके नफूसों ने अपनी गनों का रुख उन दोनों की तरफ किया। किसी और को ख्वाहिश है चेकिंग की? वो अपनी गन वाला हाथ लटकाए बगैर उनकी गनों का रुख अपनी तरफ देखते डरे आराम से उनसे मुखातिब हुआ। गन्स डाउन। एक सिया लॉन्ग कोट में मलबूस शख्स वहां दाखिल हुआ था, चेहरे पर काला ही मास्क लगाए वहां की सूरत हाल देखते हुए हंसा था। उसे ताश से कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। मैंने ताश को बुलाया था, तुम कौन हो? वो अपने लिए रखी हुई कुर्सी पर टांग रखे बैठा शख्स अपनी नजरें जैन कमाल पर टिकाए हुए था। वुल्फ। उसकी सरसराती आवाज गूंजी। मोमिन मुराद ने बेयकीनी से उसे देखा था। यह प्लान का हिस्सा नहीं था। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ वुल्फ? वो अभी भी जैन कमाल को ही देख रहा था। मुझे सिर्फ वो लोग जानते हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि वो मुझे जाने। वो शान बेनियाजी से कहता हुआ कुर्सी घसीटकर बिल्कुल उसके सामने टांग पर टांग रखे बैठ गया। उन गुंडे नुमा लोगों ने आंखें फाड़कर उसकी ये गुस्ताखी मुलाहिजा की थी। उनके नजदीक जेक के मुकाबिल बैठना गुस्ताखी ही थी। और मुझे अनचाहे काम अंजाम देने का शौक है, वो मुस्कुराती आंखों से बोला था। शौक जानलेवा ही पालने चाहिए। वुल्फ को गोया उसका शौक पसंद आया था। क्यों बुलाया है? ये ताश की आवाज थी। मैंने कहा था कि तुम सबको तुम्हारे काम मालूम हो जाएंगे। वो अब की बार ताश से मुखातिब हुआ। पिछली मुलाकात की झलक याद करवा गया था। इंतजार कर रहा हूँ जेक। वुल्फ खामोशी और बारीक बीनी से जगह का जायजा लेने में मसरूफ था। ये चाहिए मुझे। उसने अचानक ही जेब से रिमोट नुमा शय निकाली, दीवार की जानिब करके बटन दबाया था और सेकंडों में वहां लगा प्रोजेक्टर ऑन हुआ था, जिस पर एक लॉकेट की तस्वीर उभरी थी। दहाड़ता हुआ शेर जो इस खूबसूरती से तराशा गया था कि देखने वाले की आंखें दंग रह जाए। मैं चोरी नहीं करता जेक। मोमिन की सर्द आवाज गूंजी। जितना इसको हीरे जवाहरात का शौक है, किसी जमाने में औरत रहा होगा ये इंसान। ये उसकी जबान की बरक्स दिल की आवाज थी। गालिबन उसकी पिछली मर्तबा हीरे और इस मर्तबा लॉकेट की फरमाइश पर चोट की गई थी। मोमिन मुराद इससे ज्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था। तुमसे किसने कहा कि इसे चोरी करना है ताश? तुम्हें इसे ट्रैक करना है। पुरसकून लहजा। ट्रैक? ताश और वुल्फ दोनों ही चौके थे। हाँ, ट्रैक। वो कंधे उचकाकर बोलता अपनी नजरों का रुख वापस वुल्फ की तरफ कर गया। A broken heart never bleeds, but it hurt till the death. एक टूटे दिल से कभी खून नहीं रसता, लेकिन ये मौत तक तकलीफ देता है। इसे मेरी तरफ से अपनी अगली मंजिल का क्लू समझना। उसे शायद पहेलियां कुछ ज्यादा ही पसंद थी। तुम चाहो तो ताश की मदद कर सकते हो। उसने एक बार फिर गहरी नजर से वुल्फ को देखा था। मैं ताश की नहीं, तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। वो ठहर ठहर कर बोल रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। मैं मदद भी मखसूस लोगों से लेता हूँ वुल्फ। वो कहकर कुर्सी छोड़कर उठ चुका था, जबकि वुल्फ वहीं बरासमान था, टांग पर टांग रखे, गर्दन उठाए एक शान से बैठा वुल्फ। ये वुल्फ इस कहानी का कौन सा नया किरदार था? और मैं भी मदद की ऑफर मखसूस लोगों को करता हूँ जेक। वो सर उठाए आंखें जेक की आंखों में डाले, बोलता मुसलसल अपनी बाएं टांग की जंबिश दे रहा था। मुझ पर इस इनायत का मकसद? वो कुर्सी की पुश्त पर कोहनी टिकाए कदरे झुककर बोला था। कोई मकसद नहीं।
वो कंधे उचका कर बोलता, टांग मजीद तेजी से हिलाने लगा। मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं अनजान लोगों पर एतबार नहीं करता। वो मुस्तरब नजर आता था। अच्छा ताश, तुमने बताया नहीं मुझे कि जेक तुम्हारा साला है। आफ्टर ऑल उसे तुम पर एतबार है। अच्छा खासा तंज था उसके लहजे में। मुख्तसर ये कि उसके ताश पर एतबार करने को निशाना बनाया गया। ये मेरे बहनों ही होता और एक कत्ल माफ होता तो बाखुदा मैं अपनी बहन को बेवा करता। लहजा और जुमला दोनों में मजाक का अंसर था। मोमिन मुराद, मेरा मतलब ताश बिलबिला कर रह गया। आह, मोमिन मुराद को तो वैसे कोई नहीं मिल रही थी। अब तो ताश को भी इनकार हो गया था। आह, मोमिन मुराद के छोटे छोटे दुख। हंसना था। वुल्फ की संजीदा आवाज गूंजी। ताश की गर्दन बदला लेने पर वापस ऊंची हुई। नहीं, डरना था। एक जमाना कहता है कि जब जेक मजाक करे तो तुम्हें चाहिए कि तुम डरो। उसका लहजा एकदम सर्द हुआ था। एक जमाना ये भी कहता है कि जब वुल्फ मदद की ऑफर करे तो तुम्हें चाहिए कि अपने पैदा होने पर फख्र करो। वो कुर्सी से उठा था। तुम मेरी मदद करने को इतने बजित क्यों हो वुल्फ? वो भी उसके खड़े होने पर कुर्सी की पुष्ट से कोहनी उठाए सीधा हुआ था। मैं बजित था जेक। था पर अच्छा खासा जोर दिया गया था। फिर उसको अब नहीं हूं कि तहरीर आंखों में सजा कर देखा। अब क्यों नहीं? वो हैरान हुआ था उसके एकदम बदलने पर। मेरा मूड नहीं अब। वो शेड्स आंखों पर चढ़ाए ताश को इशारा करता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं कोशिश करता हूँ कि एक दिन में एक ही कत्ल करूं। दरवाजे पर अस्तादा खड़े बंदे के रास्ते को रोकने पर खासा बेजार अंदाज में बोला था। जाने दो। पीछे से जेक की आवाज पर उस कुंडे ने रास्ता छोड़ दिया। नजर रखो इस पर। उनके जाने के यकीन दहानी करते जेक की सर्द आवाज गूंजी। ये कैसे हुआ? वो बख्तावर विला लोन अबुर के गराज की तरफ बढ़ी तो जीप का अगला टायर बुरी तरह से पंचर था। उसने बेसाख्ता आंखें मीची। बस यही होना रह गया था। क्या हुआ? इससे पहले कि वो पर्स से फोन निकालकर किसी को कॉल करती, पीछे से फारिस बख्तावर की आवाज उभरी। तुम्हारे घर आने पर मेरी जीप नाराज हो गई है। वो गैर संजीदगी से कहती फोन कान को लगा गई, लेकिन इससे पहले ही वो उसका फोन उचक गया। क्या बदतमीजी है ये फारिस बख्तावर? वो अच्छी खासी आवाज में गुर्राई थी। आहिस्ता सुनाई जाता है मुझे। वो कानों में उंगली डाले बोलता नेमल को बचपन के शरारती फारिस की याद दिला गया। फोन वापस करो फारिस बख्तावर। वो उस पर झपटी थी, बस मुंह नोचने की कसर रह गई थी। ले लो। वो हाथ ऊपर के मुस्कुराते नेमल कमाल को चिढ़ा रहा था। अंदाज खालिस्तान भाइयों वाला था और नेमल भी बहन होने का सबूत देती उसके हाथ तक पहुंचने के लिए छलांग मारने लगी। उसके लिए मुश्किल नहीं था कि वो चंद लम्हों में ही उसको जेर कर देती, लेकिन बस वो कर नहीं पाई। फारिस बख्तावर उसको तंग कर रहा था और नेमल कमाल जानबूझकर तंग हो रही थी। फारिस फोन दो। वो अब थक चुकी थी, इसलिए उसे घूरते सीने पर हाथ बांधे खड़ी हो गई। अच्छा ले लो नेमल चुड़ैल, रोना ना शुरू कर देना। वो उसकी तीखी नाक खींचता उसको फोन पकड़ा गया था कि हरकत पर नेमल ने बेसाख्ता उसके हाथ पर थप्पड़ मारा था। बड़े भाइयों को मारने वाली बहनें जहन्नुम में जाएंगी। वो फिर से उसकी नाक की तरफ हाथ बढ़ा गया। छोटी बहनों को तंग करने वाले भाई भी जन्नत में नहीं जाएंगे। वो भी तंग करती कहती पीछे को कदम बढ़ा गई थी। अच्छा तो तुम मानती हो कि छोटी बहन हो मेरी? मुस्कुराहट उसके चेहरे से जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके ऑफिस का स्टाफ उसको बात बेबात मुस्कुराते देख लेता तो यकीनन गश खाकर गिर जाता। मैं छोटी नहीं हूँ तुमसे, बस 2 साल का ही फर्क है। वो उसके मानने वाली बात को सिरे से इग्नोर किए कंधे उचकाकर आंखों से ही उससे तुम्हारी गाड़ी कौन सी है पूछा। आए मादाम। वो उससे आगे बढ़ता है, एक काली गाड़ी का दरवाजा खोलकर सीने पर हाथ रखे गर्दन झुका गया। अल्लाह, आज के रोज तारीख लिखी जानी चाहिए थी। आज फारिस बख्तावर और नेमल कमाल नॉर्मल अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। नामुमकिन। शुक्रिया ड्राइवर। वो भी उसको तपाने के से अंदाज में कहती गाड़ी में बैठ गई। तो एएसपी नेमल बख्तावर खान ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट पर बैठती हैं? वो सीट बेल्ट लगाते उससे पूछ रहा था। मैं नेमल कमाल हूँ और तुम नेमल कमाल से किसी भी चीज की उम्मीद कर सकते हो। वो कंधे उस्काकर बाहर की तरफ मुतवज्जा हुई। ओके नेमल बख्तावर साहिबा। वो हंसते हुए गाड़ी को रिवर्स कर गया। नेमल बख्तावर क्यों कहते हो? तफसीर हुई। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं लेपालकों को उनके असल बाप के नाम से पुकारना, यानी सूरत हाल कोई भी हो, नाम के आगे बाप का नाम ही आना चाहिए। वो उसको एक ही जुमले में खामोश करवा गया था। वेल, मैं इस पर तुमसे बहस नहीं करूंगी। कहकर सर दरवाजे से लगा गई। शादी का कब तक प्लान है? उसकी नजरें गाड़ी के शीशे से बाहर थी, अलबत्ता मुखातिब वो उससे ही थी। बहन के गैर शादीशुदा होते हुए मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? वो दोनों ही हंसे थे इस बात पर।
मेरा इंतजार करोगे तो बाल सफेद हो जाएंगे। वो आंखों में चमक ले कह रही थी। क्यों, कोई पसंद नहीं आया अभी तक? वो इस वक्त उसका दोस्त मालूम होता था और पसंद के नाम पर नेमल कमाल की आंखों में एक काली आंखों और काले ही बालों वाले मर्द का अक्स लहराया था। पसंद और शादी का क्या ताल्लुक भला? अच्छी खासी तल्ख बात कह गई थी वो। मैं भी इस पर तुमसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि आंखों की पर्दापोशी कर लिया करो जब उस शख्स का जिक्र हो। वो मुस्कुराया था। कौन कहता था उसकी नेमल सफाक थी? उसे तो आंखों के राज छुपाने भी नहीं आते थे। उसने सोचते हुए सर झटका। किस शख्स का? वो एकदम सीधी होकर बैठी। वही जिसका अक्स तुम्हारी आंखों में चमकता है। सर नीचे झुकाए हंसा था। सुल मफरू से लगाना बंद करो और तेज चलाओ गाड़ी। उसका मूड खराब हो चुका था। ओके। एक नजर उसके वापस संजीदा हो चुके चेहरे को देखकर वापस सड़क पर नजर जमा गया। ये ले, आपकी मंजिल आ गई मादाम। वो गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर रोकता उसको मुखातिब कर गया था, जो उस एक शख्स के जिक्र पर रूठी बैठी थी। नाराज होकर जा रही हो? उसे उसका खामोशी से गाड़ी से उतरना चुभा था। नहीं, और हाँ, मैं किसी को भेजकर कल तक जीप मंगा लूंगी। वो सर झटक कर कहती बगैर उसका जवाब सुने जा चुकी थी। आह, अल्लाह समझे नेमल कमाल को, जिसे दिल और आंखों में वो शख्स कबूल था, लेकिन जबान और दिमाग उस वजूद की मौजूदगी से ही इनकारी थे। वो सोचते हुए मुस्कुरा दिया। अल्लाह उस शख्स को तुम्हारे हक में अच्छा करे नेमल बख्तावर खान। वो मुखलिस इंसान उसे दुआ देकर जा चुका था। सूरज ने लाहौर शहर को पीछे छोड़ते मगरिब की तरफ कदम बढ़ाए थे। आसमान काफी हद तक नीला और मगरिब की जानिब से सुनहरी होता जा रहा था। ऐसे में अगर हम तारीखी शहर लाहौर के एक मारूफ होटल का रुख करें तो पूरी तरह से काले रंग के कपड़े जेबतन किए दो नफूस होटल की लॉबी की जानिब बढ़ रहे थे। अंदाज पता रहा था कि उन दोनों के दरमियान किसी बात पर बहस हो रही है। और बहस करने से क्या तुम्हें ऐश मिकाइल और जहांगीर दिलावर की याद आई? मैं वापस जा रही हूँ जेडी, मुझे नहीं पता। उस मुंह फुलाकर 5 फुट चंद इंच की बच्ची की आवाज सुनते उसके हमरा 6 फुट से निकलते कद वाले खोबरू मर्द ने रुककर उसे घूरा था। सच ए क्यूट कपल। उन दोनों के एक दूसरे को घूरते नफूस को देखते चंद शौक और चंचल लड़कियों पर मुश्तमिल ग्रुप ने कह के लगाकर उन पर तबसरा किया। अगर वो सिर्फ एक दिन उन दोनों के साथ गुजार लेते तो ज्यादा कुछ नहीं तो क्यूटनेस का मतलब तो जरूर भूल जाते। जहांगीर दिलावर और ऐश मिकाइल साथ हो तो उनके दरमियान क्यूटनेस का क्या काम भला? हाँ, ऐश मिकाइल, क्या तुम्हें रहम नहीं आ रहा मुझ पर? वो बेचारा बेबस सा बोल रहा था। वो क्यों? वो सुकून से बोलती आसपास नजरें घुमाने लगी। अगर तुम किसी को 7 घंटे 31 मिनट और कुछ सेकंड लगातार ऐश मिकाइल के साथ गुजारते देखो तो तुम्हें चाहिए कि तुम उस पर रहम खाओ और उसके सॉलिड दिमाग की दही बन जाने पर अफसोस करो। उसके लहजे में जमानों की थकन थी। इससे ज्यादा उसमें ऐश मिकाइल को बर्दाश्त करने का स्टेमिना नहीं था। ओह, तुमने लम्हों का हिसाब भी रखा है, गुड। वो अदाए बेनियाजी से कहती सर्द दिन के ढलते सूरज को देख रही थी। इतनी शदीद नहीं, लेकिन सर्दियों का बाकायदा आगाज हो चुका था। हाँ, तारीख गवाह है। इंसान खुशियों के लम्हात भूल जाता है, लेकिन मुसीबत में घिरे हुए लम्हात का हिसाब उससे उंगलियों के पोरवों पर होता है। वो उसको मजीद कोई बकवास करने से रोकने के लिए उसे घूरकर रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया था। मैं तुम्हें मुसीबत लगती हूँ जाहिल आदमी? उसकी चीखनुमा आवाज पर कितने ही लोगों ने मुड़कर उसे नागवारी से देखा था, मगर परवाह किसे थी? वो तो आंखों में शोले लिए जहांगीर दिलावर की पुश्त घूर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वो शाइस्ता से लहजे में रिसेप्शन पर खड़े वेटर्स के वर्दी में मलबूस दो वर्कर्स को देख रहा था। यस सर, इज देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद? वो लड़का नर्म प्रोफेशनल से अंदाज में उससे मुखातिब था। अब ब्लड शेडिंग गोल्डन आई। उसे नहीं पता था उसे क्या कहना है उनसे, क्योंकि क्लू में बस पता ही मिला था। वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उनको वहाँ किस मकसद से बुलाया गया था। उसने वही क्लू उनके गोशे गुजार कर दिया। सर, रूम नंबर 132 ऑन 3rd फ्लोर। वो उसको चाबियों का एक गुच्छा पकड़ा गया था। गहरी सांस भरते चाबियों को आंखों के सामने के देखा और दाएं बाएं नजरें घुमाते एस साहिबा को ढूंढना चाहा, जो कि लॉबी में पड़े हुए नर्म से पाउचेस पर मलंग से अंदाज में नींद की वादियों में गुम थी। जेडी ने बेसाख्ते ही दांत पीसे थे। वो करने क्या आए थे और वो लड़की कर क्या रही थी? कहाँ से खरीदा? वो उसे झिंझोड़ कर सीधे किए झटके से छोड़ चुका था और वो जो उठने के बावजूद नींद के खुमार में थी एकदम ही दोबारा सोफे पर गिरी। हाँ, क्या? अंदाज खालिस्तान नशेइयों वाला था। मैंने पूछा कहाँ से खरीदा? वो हाथ सीने पर लपेटे बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। क्या? वो अभी भी नींद के खुमार के जेर असर थी।
सस्ता नशा। वो बेसख्त ही गुर्राया था। क्यों, तुमने भी लेना है भला? वो आंखें मटकाकर कहती है, जेडी का बुरी तरह से जब्त आजमा गई थी। तुम्हें पता है मेरा कभी कभार क्या दिल करता है ऐश मिकाइल? वो फिर संजीदगी से बोल रहा था। नहीं, मुझे नहीं पता। हाथ मुंह के आगे रखते हुए जमाई रोकी गई। मेरे बस में होता तो मैं वापस पीछे वक्त में जाता और अपनी पाकिस्तान आने वाली फ्लाइट को क्रैश करवा देता, जिससे लैंड होने के बाद तुम मुझे मिली थी। उसका सुर्ख चेहरा ऐश मिकाइल का मूड फ्रेश कर गया था। हाँ 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 हाँ, जेडी, मुझे पसंद आता है जब लोग मुझसे तंग होते हैं, और खुदा गवाह है मुझे पहली बार तुम्हारी कोई बात अच्छी लगी है। वो उसकी बात को बिना अहमियत दिए लॉबी से जरा फासले पर लगी हुई लिफ्ट की जानी बढ़ गया। उसकी बात सुनता तो रात वहीं हो जाती। तो मोमिन मुराद और ऐश मिकाइल दो ऐसे वजूद थे जो इस जन्म में तो सीधे नहीं हो सकते थे। अब वक्त गुजरने के साथ किसी तीसरे वजूद ने भी ना सुधरने वाली मखलूक की लिस्ट में शामिल होना था या नहीं, इसका फैसला हम वक्त पर छोड़ देते हैं। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। ये काले लॉन्ग कोट जेबतन किए सरी कमरे के बीचों बीच पड़ी चर्पिंग चेयर पर बरासमान शख्स की आवाज थी। चेहरे पर काला ही मास्क चढ़ा हुआ था। हमसे क्या चाहिए? ये दिल की आवाज थी। मोहर। एक लफ्जी जवाब। मैं तुम्हें मोहर क्यों दूंगा जेक? वो उसकी आवाज से उसे पहचान चुका था, वही भारी लहजा। क्योंकि वो तुम्हारे किसी काम की नहीं। वो कंधे उचकाकर कहता कुर्सी छोड़कर खड़ा हो चुका था। है तो वो तुम्हारे भी किसी काम की नहीं जेक। वो भी कंधे उचकाकर बोलता अपनी जींस की पैंट की जेबों में हाथ डाल गया। मेरे कामों को तुम क्या जानो दिल? वो ट्रे की तरफ बढ़ता कॉफी का मग उठाए उसमें कॉफी की 3 चम्मच उंडेल कर सुकून से उसमें कांटा हिला रहा था। जानने की मंशा किसे है जेक? क्या ही अच्छा हो जो तुम काम की बात कर लो। वो उगता चुका था। उन दो के दरमियान एक तीसरा वजूद भी था जिसकी बस सांसों की आवाज गूंज रही थी। आ ब्रोकन हार्ट नेवर ब्लीड्स बट इट हर्ट टिल द डेथ। एक टूटे दिल से कभी खून नहीं रसता, लेकिन ये मौत तक तकलीफ देता है। वो कहकर खामोश हो चुका था। ग्रो अप जैक, ये उम्र नहीं तुम्हारी पहली पहली खेलने की। ये फ्लोरेंस की आवाज थी जिसने इतने अरसे में पहली बार लब खुशाइद की थी। ब्यूटी विद ब्रेन। एक सरसरी सी नजर उस पर डालकर वो वापस अपनी कॉफी को पलटने में मसरूफ हो गया था। अलबत्ता उसके फजूल कमेंट पर दिल साहब ने घूर कर फ्लोरेंस साहिबा को देखा था। उसे जैक का फ्लोरेंस की तारीफ करना पसंद नहीं आया था, पता नहीं क्यों। क्या है ये? इशारा उसके अंग्रेजी में बोली गई तहरीर की जानिब था। वो कमरे के कोने में पड़े सिंगल सोफे की जानिब बढ़ गया था। साथ फ्लोरेंस को भी बैठने का इशारा किया था। बूझो तो जाने, वो गुनगुनाया था। अंदाज और लहजा दोनों गैर संजीदा थे। मैं तुम्हें अपना वक्त जाया करने पर माफ करता हूँ जेक। वो उसकी गैर संजीदगी पर सर झटक कर बोलता फ्लोरेंस को साथ आने का इशारा किए दरवाजे की सिमत पड़ गया था। एक गोली की आवाज के साथ दरवाजे के बिल्कुल साथ पड़ा गुलदान टूटकर समी बोस हुआ था। अगली बार मेरी गोली और तुम्हारा सर होगा दिल। वो ठीक कहता था। अगर जैक मजाक करे तो तुम्हें चाहिए कि तुम खौफ खाओ। तुम्हें पहले भी कहा था जैक, दिल तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक तुम मौत से नहीं, मौत तुमसे खौफ खाए। वो सर्द लहजे में कहता पीछे मुड़कर एक नजर उसे देखता वापस बाहर की जानी बढ़ गया था। बैठ जाओ दिल। वही संजीदा व सर्द भारी लहजा। इस सूरत में जब तुम डायरेक्ट काम की बात करोगे। वो सुकून से बोलता फ्लोरेंस को बैठने का इशारा कर गया था, जबकि उसने घूर कर उसे देखा था जो बिला वजह उसका बाप बन रहा था। ये चाहिए मुझे। उसने एक फाइल टेबल पर उनके सामने फेंकी थी जिसमें एक लॉकेट की तस्वीर थी जिस पर एक दहाड़ता हुआ शेर कुंदा हुआ था। सुनार की दुकान पर चेक करो। एक नजर तस्वीर को देखती ये फ्लोरेंस की आवाज थी। कहाँ मिलेगा ये? उसे घोर कर मुंह के दरवाजे बंद करने का आंखों से ही इशारा किए उससे मुखातिब था जो कॉफी फेंट चुका था। इसे ढूंढना तुम्हारा काम नहीं, इसे चुराना तुम्हारा काम है। वो कॉफी बना चुका था लेकिन पी नहीं थी। ओके, मुझे उम्मीद है इसका मुआवजा हमारे अकाउंट्स में जल्दी आ जाएगा। वो बोलकर फाइल उठाए उठता फ्लोरेंस के पीछे ही दरवाजे से निकला। कुछ लम्हों बाद बंद अंधेरे में डूबे कमरे ने उस वजूद को आंखों से लेंस उतारते और मास्क हटाए ठंडी कॉफी का कप लबों से लगाते हुए देखा था। क्या सोच रहे हो? ये रईसा कामरान की आवाज थी। क्या हम ठीक कर रहे हैं? सुल्तान आलम का ये सवाल पूछना इस बात का सबूत था कि वो अपनी माँ की तरह मुकम्मल सिया नहीं था। उसमें अभी सफेदी की रमक बाकी थी, लेकिन इस सफाक औरत के लिए अपने ही बेटे की जिंदगी में मजीद स्याही घोलना मुश्किल तो हरगिज नहीं था। तुम्हें ये पूछने की नौबत भी क्यों आई?
वो बज़ाहिर मेकअप से लदी हुई खूबसूरत नजर आती औरत अपने बदले की आग में अपने बेटे को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। क्या तुम्हें सुल्तान आलम पर तरस आया? अगर नहीं आया तो तुम जल्द बड़ी शिद्दत के साथ सुल्तान आलम पर तरस खाने वाले हो। मेरा वादा रहा। वो एक औरत है। वो सोच सोच कर बोल रहा था, जैसे अपनी माँ को कायल करना चाहता हो, जैसे वो चाहता हो कि ये कयामत ना बरपा हो, ये कहर ना टूटे। उसका इंसान अभी जिंदा था। ये खुश आइंद बात थी। दुश्मन कभी भी मर्द या औरत नहीं होता। दुश्मन जेंडर की तफरीक से पाक होता है। जिससे हमदर्दी की जाए वो दुश्मन नहीं मुखालिफ होता है। और मेरी यकीन करो सुल्तान, दुश्मन और मुखालिफ होने में फ़र्क होता है। वो जैसे उसे हिप्नोटाइज कर रही थी, रुक रुक कर बोलती, उसका दिमाग जकड़ रही थी। फिर इस फिरौन औरत ने सुल्तान आलम को क्या समझे वाली नजरों से देखा। बिल्कुल ठीक। दुश्मन और हरीफ होने में फ़र्क होता है, मुझे ये समझना चाहिए। वो जेरे लब बोलता खुद को खामोश करवा रहा था, अपने ज़मीर को मार रहा था, अपने इंसान की बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर रहा था। और ये खुश आइन तो हरगिज़ नहीं था। नतज संगीन तर होने चाहिए। वो अपने मोबाइल की तरफ मतवज्जा हो चुकी थी। हमने उसकी बदनामी का इंतखाब किया था और बदनामी से बड़ी मौत भी कोई होती है भला? वो कहकर आंख मीच गया। गलत। हमने उसकी नहीं, उसके मंजूर नज़र की बदनामी चुनी है। वो मोबाइल नजरें हटाकर एक बार फिर सुल्तान की जानिब मतवज्जा हो चुकी थी। जो खबर उसको मोबाइल पर मिली थी, उसको मद्देनजर रखते हुए वो अपने इरादे और पुख्ता कर चुकी थी। वो पहले शायद छोड़ भी देती, मगर अब तो हरगिज नहीं। क्या फर्क पड़ता है? वो कंधे उचकाकर बोलता, अंदर ही अंदर अभी भी खुद से जंग लड़ रहा था। फर्क पड़ता है सुल्तान, बहुत फर्क पड़ता है, मगर तुम नहीं समझोगे। वो कहकर उसका कंधा थपथपाती जा चुकी थी। से लातादाद और अजियत देने वाली सोचों के बीच छोड़े। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम सही हैं, हम गलत नहीं। वो मुसलसल बड़बड़ा रहा था। आह सुल्तान आह, आज एक और इंसान दुश्मनी की भेंट चढ़ गया था। बाबा, आपकी शादी कब हुई थी? ये शौक और चंचल आवाज बिला वजह बख्तावर विला के छोटे सपूत फाइक बख्तावर की थी। इस बात का क्या मतलब हुआ? बख्तावर खान उसको घूर कर रह गए। जी हाँ, उनकी चारों औलादों में सबसे बिगड़ी और नाहंजार औलाद ये शौक आंखें घुंघराले बाल और जहीन आंखों वाला लड़का था। बाकी तो तीनों अच्छे बच्चे थे, ऐसा उनको लगता था। काश कोई उनको नेमल कमाल और फारिस बख्तावर की हरकत दिखा देता। खैर, अल्लाह उनका ये भरम सलामत रखे। ओहो, मेरा मतलब जब हसीना से मुलाकात हुई तब उम्र क्या थी? वो अपनी माँ की तरफ इशारा करते माल्टे गेंद की तरह हवा में उछाल चुका था। 22 साल। वो मोहताज से कह रहे थे, जानते थे वो कोई ना कोई शोशा जरूर छोड़ेगा। फारिस भाई को दीवार में चिनवाना है फिर? वो अच्छी खासी संजीदगी से कह रहा था। सीधी सीधी चोट उसकी बढ़ती उम्र पर की गई थी। उस गरीब के भाई को घोड़ी पर चढ़ते देखने की अरमान अरमान ही रह जाने का था, जो हालात नजर आ रहे थे। और फारिस साहब जो माल्टे एक के बाद एक काश मुंह में रखते उसके बाद बड़े ध्यान से सुन रहे थे। माल्टे की आखिरी फांक बड़ी बुरी तरह से उनके गले में फंसी थी। आंखें और चेहरे के तासुरात कह रहे थे कि बेटा, तू मेरा भाई न होता तो सबसे पहले मैं तुझे दीवार में चिनवाता, बेगैरत इंसान। फारिस का इरादा नहीं मेरा। फिलहाल तुम बताओ बरखुरदार, क्या इरादे हैं? अब वो उसे छेड़कर शायद नहीं यकीनन संगीन गलती कर बैठे थे, जिसका अदराक उनको जल्द होने वाला था। इरादे तो हमेशा की तरह नेक है मेरे। आप ग्रीन सिग्नल दे तो उससे बात कर लूं। माल्टी की जान बख्शी कर दी गई थी। अब उसकी खाल बड़ी बेदर्दी के साथ खींची जा रही थी। बेटा, मेरे ग्रीन या रेड सिग्नल से क्या फर्क पड़ता है जब आप खुद शहतूत का दरख्त बने? ग्रीन सिग्नल छोड़ो, ग्रीन फॉरेस्ट बने उसके सामने खड़े हैं। वो टिका टिका कर तंज कर रहे थे। ओहो, उसने सीटी के से अंदाज में होठ गोल किए थे। आपको बड़ा पता है। वैसे मुझे इतनी हैरानी नहीं हुई। मोरा वो नहीं जो कुलसुम आंटी, वही जो परसों माल्टियों की इतनी बड़ी ट्रे उठाकर लाई थी। कल मैंने बाबा को उनके साथ वॉक करते देखा था। वैसे बाबा, वॉक अच्छी बात है, सेहत के लिए छोड़िएगा मत। वो बड़ी तमीज के साथ कहता जा चुका था। फारिस और होरब ने माँ का सुर्ख होता हुआ और बाप का मिस्किन चेहरा देखते बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी थी। बेगम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास करके गया है आपका बेटा। वो जल्दी जल्दी कह रहे थे, मुबादा वो सच ही ना मान ले। रहने दे आप तो। वो उनको घूर कर प्लेट पटकती जा चुकी थी। अल्लाह, मैं अपनी उस गलती की एक बार फिर माफी मांगता हूँ जिसकी सजा के तौर पर तूने मुझे फाइक बख्तावर दिया। वो गुस्से से हाथ उठाए कह रहे थे। फारिस की सारी तवज्जो उसके फोन पर आई नोटिफिकेशन की अपनी जानिब खींच ली थी। अलबत्ता होरब बाप के कंधे पर हाथ रखे उनके गम की दास्तान सुन रही थी, जो काफी लंबी थी। जाहिर है
फाइक बख्तावर का जिक्र हो और मुख्तसर होना मुमकिन, ख्याल रखना उसका। बख्तावर विला के लॉन्च में पड़े हुए डेकोरेशन पीसीज ने फारिस बख्तावर को फोन पर किसी से कहते हुए सुना था। अंदाज मुतफक्किर था। अल्लाह खैर। नाजरीन, आपको बताते चलें, डीएसपी साहब की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। तहकीकात के मुताबिक हमलावर जान लेना नहीं बस डराना चाहते थे। मजीद तफसीलात के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। न्यूज़ रिपोर्टर एक ही खबर बार बार दोहरा रही थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी लाउंज में लगी हुई एलईडी पर चलती हुई खबर पर बड़े जब्त के साथ देख रही थी। वो जानती थी उसके पीछे कौन है। मैंने कहा ना, वो जैन कमाल को जानती थी। ये तुमने क्या है ना, मुख्तसर से डाइनिंग टेबल पर गुर्राती हुई नेमल कमाल की आवाज़ गूंजी। ये सवाल था। मुकाबिल की चहक गूंजी और नेमल कमाल ने फोन पर गिरफ्त मजबूत की। जैन आलम, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझसे और मेरे मामलात से दूर रहो। उसने इतनी जोर से टेबल पर हाथ मारा था कि कांच के बर्तनों में अरताश पैदा हुआ था। वो सरकारी कामों से बखूबी वाकफियत रखती थी। जिस पर हमला हुआ वो मामूली शख्सियत तो हरगिज़ नहीं थी। लंबी तहकीकात होनी थी इस मामले में। अब उसका दिल जैन आलम कमाल के लिए परेशान हुआ था। ये अच्छा था, ये यकीनन अच्छा था। मैंने भी कहा था कि मैं आपसे लापरवाह नहीं हो सकता। वो जैसे इस मामले में बेबस था। जैन आलम इंतहाई धीमा लहजा। नेमल कमाल के लबों से दहाड़ों और गुर्राहट के सिवा कुछ भी निकल सकता था। उसका अदरक सरकारी घर के एक एक शे को काफी वक्त बाद हुआ था। जी, मुकाबिल का भी धीमे लहजे में ही कहना था। वल्लाह, जो तुमने किया है उसके नतीजे संगीन होंगे। वह बोलती बोलती कहीं पीछे बहुत पहले किसी और सदी में चली गई थी। तुमने उसे नहीं मारा जैन आलम, और तुम बाबा से भी यही कहोगे। भूरे बालों को दो पोनियों में बनाए 17 साल टीनेज लड़की सीढ़ियों पर बैठी कह रही थी। उससे एक स्टेप नीचे बैठा 21 साल काली आंखों और बिखरे हुए काले बालों वाला लड़का गर्दन मोड़ा उसे देख रहा था। तुम इतना डरती क्यों हो नेमल? वो जैसे उस लड़की के वसवसों से तंग आ गया था। मैं किसी चीज से नहीं डरती जैन आलम, सिवाय तुम्हारे और तुम्हारी हरकत के। वो धीमी आवाज में कह रही थी। कल पेपर है तुम्हारा नेमल, पढ़ाई पर तवज्जो दो। वो कहकर सीढ़ियों से नीचे उतर गया था। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी इस हरकत के क्या नतीजे होंगे जैन आलम? वो अब सर्द व सख्त लहजे में कह रही थी। मुझे परवाह नहीं नेमल, वो कहकर जा चुका था। मुझे परवाह है जैन आलम, मुझे परवाह है। वो आंखें नीचे मुसलसल बड़बड़ा रही थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वही अल्फाज, वही आवाज और वही मतलब। बस बीच में 8 साल का वक्फा आ गया था। उसकी आवाज नेमल कमाल को मासी में खींच लाई थी। तुम नहीं बदल सकते, वो आंखें नीचे कहते उससे पहले एक बार फिर माजी में खोती। उसके फोन पर सरकारी नंबर की कॉल्स पर कॉल्स आना शुरू हो गई थी। वही हुआ था जिसका डर था। तुम्हारी गलतियों के नतीजे मेरे हिस्से में आना, यही तो होता आ रहा है हमेशा जैन आलम। वो कहकर उसे लाजवाब करती कॉल काट चुकी थी। और एक बार फिर बजा था। 24 घंटे हैं आपके पास एएसपी नेमल कमाल, मुझे हमलावर अपने सामने चाहिए। उसके सीनियर सख्त लहजे में कह रहे थे। और बेबसी ये थी वो जवाब भी न दे सकी। आपने सुना जो मैंने कहा एएसपी साहिबा? वो फोन के उस पार से दोबारा वही आवाज उभरी। जी सर, वो अपना लहजा नॉर्मल करती कह रही थी। गुड लक, वो बोलकर फोन काट गए थे। नेमल कमाल, याद रखना जहाँ फर्ज होता है वहाँ फेवर्स नहीं होते। उसकी स्क्रीन पर मुंतकिम मिजाज हैकर के नाम के नीचे ये अल्फाज चमके थे। एक तो उस इंसान का तुमसे आप और आपसे तुम होना कम से कम नेमल की समझ से बाहर था। अगर फर्ज निभाया तो तुम ठीक 15 मिनट बाद खुद को हवालात में पाओगे जैन कमाल। उसकी उंगलियों ने मैसेज भेजा। तो फिर आप खुद मुझे लेने आ रही हैं या माँ बदौलत खुद हाजिरी लगाएं? नेमल कमाल जानती थी उसने ये लिखते हुए मुस्कुराहट दबाई होगी। तुम सिर्फ अपनी जबान और हरकतों पर काबू पाओ जैन कमाल। वो बोलकर मोबाइल टेबल पर पटक चुकी थी। फिर गहरी सांस लेकर दोबारा मोबाइल उठाया। नवाज, एएसपी नेमल कमाल बोल रही हूँ। वो एक हाथ फोन उठाए और एक हाथ से प्लेट में उबले हुए चावलों के ऊपर दाल डालती कह रही थी। डीएसपी साहब की जिंदगी का हर बाब खोलो। उनकी ली गई हर रिश्वत, उनका किया गया हर इलीगल काम और अपनी पावर के उठाए गए हर नाजायज फायदे का सबूत चाहिए मुझे शाम तक। वो बोलकर बगैर मुकाबिल का जवाब सुने फोन रख चुकी थी। जानती थी उसके मुकर्रर करदा वक्त से पहले उसका काम हो जाएगा। अब वो पुरसकून से खाने की जानी मुतवज्जा हो चुकी थी। वो नेमल कमल थी क्योंकि उसे अपनों को प्रोटेक्ट करना आता था। सस्पेंड करो, डीएसपी को सस्पेंड करो। सर्दियों की सुबह ठंड के छटने के बाद जब सूरज ने अपने पर फैलाए तो लाहौर के शहर में अफरा तफरी का आलम था।
बैनर्स उठाए और उन पर लिखे मुख्तलिफ स्लोगन्स। मालूम होता था कि आधा लाहौर थाने के बाहर और बाकी आधा लाहौर डीएसपी साहब के घर के बाहर जमा हो चुका था। हाथों में पत्थर और डंडे लिए डीएसपी साहब के इलीगल कामों के सबूत देखते मुश्तैल आवाम उन्हें मुअत्तल करने पर बसी थी। वही लोग जो कल उनके हमलावर को कोसते उनसे हमदर्दी कर रहे थे, आज गायबाना तौर पर हमलावर के नाकाम हमले पर उसे फिर से कोस रहे थे। जैन कमाल के नसीब में कोस नहीं लिखे थे। आह, हमारा जैन आलम कमाल। कल शाम ही वो नवाज के भेजे हुए तमाम सबूत, तमाम गैर कानूनी कामों की डिटेल्स इंटरनेट पर डलवा चुकी थी। जानती थी सुबह का सूरज डीएसपी साहब के लिए बदनामी और बर्बादी बेवक्त लेकर आने वाला है, और ऐसा ही हुआ था। वो अपने ऑफिस की खिड़की में खड़ी बाहर लोगों के लग चुके बड़े मजमे को देख रही थी कि उसका फोन बजा। वो बगैर नाम देखे ही उठा चुकी थी, जानती थी कौन होगा। ये तुमने क्या किया है? वही सवाल, बस पूछने वाला बदल गया था। ये सवाल था, वही जवाब, बस जवाब देने वाला बदल गया था। एएसपी साहिबा, मैंने क्या कहा था आपसे? वो अपनी आवाज आहिस्ता रखने की कोशिश के बावजूद न रख सका। मैंने फर्ज ही निभाया है जैन आलम कमाल। एक जेंटलमैन बने गुंडे को बेनकाब करना मेरे फर्ज में शामिल था। वह सुकून से कहती अब अपनी कुर्सी की पुष्ट पर कोहने जमाए एलईडी पर लाहौर के खराब होते हालात की खबर देख रही थी। तुम जानते हो क्या नतीजा होगा इस सब का? उसके गुस्से के पीछे छिपी फिक्र को वो भाप कर भी अनजान बनी रही। मुझे फर्क नहीं पड़ता जैन कमाल। वो जैन आलम कमाल को उसी के अल्फाज लौटाए फोन काट चुकी थी। उन दोनों का कुछ नहीं हो सकता था, ये तो तय था। इतवार की सुबह रोशन तुलू हुई थी। कुछ के लिए खुशियों की नवीद लिए तो कुछ के लिए बदकिस्मती का जलता हुआ बुस्ता दिया लिए। लाहौर की हालत काफी हद तक काबू में आ चुके थे। वजह कमिश्नर साहब की पूरी इंक्वायरी बैठाने तक डीएसपी साहब को मुअत्तल करने का नोटिस दे दिया गया था। अब लाहौर शहर और उसके बासी पुरसकून दिखाई देते थे। मैम, कमिश्नर सर आए हैं। खुदा बख्श के चेहरे की हवा ये ओढ़ी हुई थी, और वो जो सारी रात की हालात को बेहतर बनाने के लिए ख्वार होती अभी कुछ देर अपनी कुर्सी पर बैठी थी। कमिश्नर साहब की आमद का सुनकर गहरा सांस पर कर रह गई। वाइट ड्रेस पैंट, उस पर वाइट ही शर्ट और मस्टर्ड कलर का कोट पहने वो अपने हमेशा वाले फॉर्मल होलिये में थी। गुड मॉर्निंग सर। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, कल मुझसे सफेद बालों वाले आंखों को चश्मे के पहरे में रखे एक पेंट कोट में मलबूस संजीदा से शख्स अंदर दाखिल हुए। वो अपनी सीट से फौरन उठती उनकी जानी बढ़ी थी। गुड मॉर्निंग। एक नज़र पूरे ऑफिस पर डालने के बाद उनकी नजरें एएसपी नेमल कमाल पर आ ठहरी। आपको देखकर अच्छा लगा एएसपी नेमल कमाल। अब वो चलते नेमल कमाल की रॉकिंग चेयर पर बैठ चुके थे। शुक्रिया सर। वो संजीदगी से पीछे बांधे हुए हाथ को खोलती कोट की पॉकेट्स में डाल गई। चाय नहीं पिलाएंगी? वो बगौर उसको देखकर कह रहे थे। सर, गवर्नमेंट हमें सीनियर ऑफिसर को चाय पिलाने के फंड्स नहीं देती। अलबत्ता आप हमारे मेहमान हैं तो क्यों नहीं। वो अपनी जेब से वॉलेट निकालती सौ सौ के कई नोट खुदा बख्श की जाने बढ़ा चुकी थी। मुझे आपसे इसी जवाब की उम्मीद थी। वो हंस पड़े थे। आए बैठे। काफी वक्त की गैरमामूली खामोशी को कमिश्नर साहब की भारी आवाज ने तोड़ा। मैं चाहता हूँ नए डीएसपी साहब की आमद तक आप उनकी जगह संभालें। वो उसको मुसलसल देखते बोल रहे थे, जैसे कुछ तलाश कर रहे हों, कुछ ढूंढ रहे हों। आप यकीनन मुझे ये बताने यहाँ तशरीफ नहीं लाए। वो कुछ देर उनको देखती नजरों का रुख बदल गई थी। आपका क्या जवाब है फिर? वो एक बार फिर हंसकर उसकी बात को दरगुजर करते अपनी बात पर आ चुके थे। मुझे आरजी मकाम और मर्तबा कभी पसंद नहीं रहा सर। वो अब नजरें खिड़की से बाहर नजर आते हुए रश पर जमा चुकी थी। क्या आप आरजी को मुस्तकिल में बदलना जानती हैं मिस कमाल? वो भी अब बाहर नजरें जमा चुके थे। अगर आप वाकई करना चाहें तो ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? लेकिन वही बात, अगर आप करना चाहें तो आ जाएं। दरवाजे के खटकने पर उसने अंदर आने की इजाजत दी। खुदा बख्श खामोशी से चाय के 2 कप और बकिया रकम रखकर जा चुका था। दुरुस्त, लेकिन मेरा मानना है कि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कभी नहीं मिलता। वो चाय का कप उठाए लबों से लगा चुके थे। मुझे लगता है कि आपका नसीब आपके अपने हाथ में होता है, और फिर कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अपने बंदे की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। वो चाय के घुट भरते चाय का कप वापस रख चुकी थी। आप एक फेवर मुझे देंगी, बदले में मैं एक फेवर आपको दूंगा। वो अब मुस्तरिब नजर आते थे। मुझे कल ही किसी ने कहा है कि जहाँ फर्ज होता है वहाँ फेवर्स नहीं होते। वो कंधे उचकाकर बोलती कब एक बार फिर उठा चुकी थी। और अगर फर्ज ही फेवर ठहरे? वो मुसलसल अपनी टांग हिला रहे थे।
तो फिर मैं फ़र्ज़ निभाऊंगी, और फ़र्ज़ के बदले फेवर लेना करप्शन के ज़ुमरे में आता है। और एएसपी नेमल कमाल करप्ट नहीं है। उसने बड़ी बारीकी से उन 12 से ज़्यादा उम्र के शख्स की बेचैनी मुलाहिजा की। वो कुछ कह रहे थे, धीमे लहजे में, शायद फ़र्ज़ बता रहे थे या फेवर मांग रहे थे। लेकिन ऑफिस की ऊंची दीवारें अपने कान लगाने के बावजूद सुनने से नाकाम रहीं। दीवारों के कान होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनके सुनने की हंस इंसान की अकल से बहुत कम होती है, अगर कोई समझे तो। आपकी चाय उधार रही मुझ पर। वो जाने के लिए उठ चुके थे, एक मुस्कुराती हुई नजर उन पर डालकर। अलविदा चाहिए। श्योर सर, वो कहकर उनके हमराही बाहर की जानी बढ़ी। क्या तुम्हें इस फेवर या फर्ज को जानने का तजस्सुस है? मुझे भी है। तुम्हें पैसे मिल चुके हैं, सुबह तक काम हो जाना चाहिए। उसके व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से ये मैसेज मौसूल हुआ था। कल सुबह पूरे 11 बजे हो जाएगा। मैसेज टाइप करने का उसका दिल नहीं कर रहा था, तो उसने सीधा कॉल मिलाई। 11 बजे? हमारी सुबह की बात हुई थी। मुकाबिल गोया तंग आ गया था उस 5 फुट और चंद इंच के लड़के से। गलत। मेरी सुबह की बात हुई थी, और मेरी सुबह 11 बजे होती है। वो सुकून से बोलता जमे रोकने की खातिर मुंह पर हाथ रख गया था। ओके, वो दांत कचकचाकर कहता कॉल काट गया था। अगर वो जानता होता कि अगली सुबह उसके लिए क्या कयामत बर्पा करना चाहती है, तो उसकी सुबह 11 बजे छोड़ो कभी होती ही ना। सुल्तान आलम पर तरस खाने और आलम्स की बर्बादी का वक्त हुआ जाता है। काउंटडाउन स्टार्ट नाउ। क्या तुमने कभी पीर की सुबह को गौर से देखा है? आम वर्किंग डेज की निस्बत पीर को सड़कों पर ज्यादा रश होता है। घरों में माएँ जरा ज्यादा ही कामों के भंवरे में फंसी होती हैं, और घर के कमाऊ अफराद एहसान करने से अंदाज में घरों के दरवाजे जोर से मार रहे होते हैं। और क्या मुझे तुलबा की बेजार शक्लों का नक्शा खींचने की जरूरत है? और अगर यही पीर की सुबह के साथ साथ सर्दियों की सुबह भी कहलाई जाए, तो वल्लाह कयामत होती है, कयामत। ऐसे में एएसपी नेमल कमाल के सरकारी घर के सादा से कमरे में पड़े सिंगार मेज में दराज कदावर सर्द और सपाट तासुरात वाली लड़की को अपने लंबे बाल पोनी में बांधते हुए देखें। अभी कमर पर पोनी टेल को छोड़ने की बदौलत बालों ने लहराना बंद भी न किया था कि एएसपी नेमल कमाल का फोन बजा। और फिर फोन के नोटिफिकेशन की भरमार हुई थी। वो हैरान नहीं हुई, ये आम था। किसी सीनियर ऑफिसर का कुत्ता भी मर जाए तो उसकी भी तफ्तीश के लिए यूं ही जलील किया जाता है। आज नेमल कमाल का मूड खराब था, ये भी भला कोई नई बात थी, लेकिन आज गुस्से और सड़पन का ग्राफ थोड़ा बढ़ा हुआ था। बोलो खुदा बख्श। एसएचओ तो अक्सर औकात जल्लाद साहिबा से जरा फासले पर ही रहता था। जान का तो पता नहीं, उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। मैम, सोफिया महल में चोरी हुई है और दबाव की शिद्दत बता रही है कि फराज आलम काफी मुश्तिल हैं। वो परेशान सा कह रहा था। आ रही हूँ खुदा बख्श। वो सर झटक कर कहती कलाई पर सिल्वर चेन वाली घड़ी पहनते हुए फोन पॉकेट की जेब में डाले बगैर नाश्ते के लिए जा चुकी थी। एक वक्त था जब किसी को उसका नाश्ता छोड़ना सख्त जहर लगता था, लेकिन अब तो ना वक्त वो रहा था और ना वो शख्स। ये माजी आखिर पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? जीप निकालो खुदा बख्श, हम कुछ देर में सोफिया महल जा रहे हैं। वो कहकर तफ्तीशी कमरे की जानिब बढ़ चुकी थी। वो एएसपी नेमल कमाल थी, इतनी फुर्सत नहीं थी जितने उसकी जिंदगी में झंझट थे। क्या मसला है? वो बोलती हाथ पर ग्लव्स चढ़ा चुकी थी। मैम, अपने मालिक का नाम नहीं बता रहा। सफेद मलगजी सी वर्दी में मलबूस वो कोई ड्राइवर मालूम होता था। कल दोपहरी उसके मालिक ने गाड़ी से जानते बूझते एक 9 उम्र लड़की और उसके भाई को कुचलकर इल्जाम उसके सर डाल दिया था। ऐसा तफ्तीशी अफसर को लगता था। कत्ल किसने किए? वो आराम से पूछ रही थी, कोई उजलत, कोई बेचैनी नहीं। मैंने। वो भी बिना डरे बोला। क्यों? ग्लव्स पहने हाथों को एक नजर देखकर ग्लव्स उतार दिए थे। जाती दुश्मनी था। उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले वो एक बार फिर एक और वजूद को जान से मार चुकी थी। आखिर पूरी बात क्यों नहीं सुनती ये औरत? एसएचओ बड़बड़ा कर रह गया था। मैम, वो गिल्टी नहीं था। तफ्तीशी अफसर ने उसको तासुब से देखा। यह पहली बार था जब उसने जल्लाद साहिबा को किसी नाहक कत्ल करते देखा था, लेकिन वो गलत था। वो गिल्टी था फरोज। क्या तुम्हें पता है कि लहजे भी बोलते हैं? वो एसएचओ की गन उठाए उसके मैगजीन से गोली निकाले अपनी गन में डाल रही थी। लेकिन मैम, सब कुछ इसके मालिक ने किया और इल्जाम इस पर लगा दिया। वो हिम्मत कर चुका था, हालांकि वाजे घबरा रहा था। जल्लाद साहिबा का क्या भरोसा? उसको मारकर अब की बार अपनी गन की मैगजीन उसकी ही गोलियों से भर दी।
اس نے تمہیں بتایا کہ سب کچھ اس کے مالک نے کیا ہے؟ وہ کہہ کر گن اپنی پشت پر اڑ سا چکی تھی۔ نو میم، وہ الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے فیروز۔ اس نے تمہیں یہ تاثر دیا کہ قتل اس کے مالک نے کیا، حالانکہ وہ خود قاتل تھا۔ وہ کہہ کر اب اپنی گھڑی میں وقت دیکھ رہی تھی جو 9:35 بتا رہی تھی۔ آج کے دن تمہیں چاہیے کہ تم گزرتے ایک ایک لمحے کا حساب رکھو۔ میم، آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ تحریر زدہ سے کہہ رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ لہجے بولتے ہیں، اس کے لہجے میں ڈر نہیں تھا۔ فیروز، وہ جانتا تھا وہ بچ جائے گا۔ وہ آنے سے پہلے تمہارے اور میرے بارے میں جان کر آیا تھا۔ تم کبھی بھی نا انصافی نہ کرتے اور اس کے مالک کو ظالم اور اسے مظلوم جانتے، اس کو چھوڑ دیتے۔ وہ تمہیں ٹریپ کر رہا تھا۔ میم، پر مارنا ضروری تو نہیں تھا؟ وہ سر ہلاتا کہہ رہا تھا۔ فیروز، 2 قتل ثابت ہونے پر اس کو سزائے موت ہی ہونی تھی، اور سرکار کے پاس اتنی دولت نہیں کہ پہلے انہیں پالے پھر مارے۔ میں نے اچھا کیا، وہ کہہ کر خدا بخش کے بلاوے پر جا چکی تھی، اور فیروز نے جھٹک کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ سرمایہ تھی ملک کے لیے، اگر کوئی سمجھے تو، لیکن وہ جانتا تھا کہ سرمایوں کو جلد یا بدیر مار دیا جاتا ہے۔ اللہ خیر۔ تو یہاں کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کا اینڈ، اور ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ پارٹ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔